हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी एग्जाम नहीं दे पाए हैं। जी हाँ, जिनका अभी सिटी इंटीमेशन डेट का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका एग्जाम अभी कब है, या फिर जिनका फोर्थ फेज में एग्जाम भी है तो वो अभी उनके पास 10 15 20 दिन का समय है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में केवल 60 का स्कोर आ रहा है, तो कैसे उस 60 वाले स्कोर को 90 के स्कोर तक आप ले जा सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 60 का स्कोर है, 65 स्कोर कर पा रहे हैं, 70 स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में उसी टॉपिक पर बात करूंगा। जो ऑलरेडी 90 का स्कोर करा रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कम स्कोर कर पाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि कैसे आप अपने स्कोर को अप कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो तरीके से आपका मार्क्स बढ़ेगा। एक होता है इंडिविजुअल मेथड, है ना, और एक रहेगा यूनिवर्सल मेथड। बारी बारी से हम दोनों मेथड पर बात करेंगे। दोनों मेथड को अच्छी तरीके से समझना है ना, और उनको अपनी प्रिपरेशन करते वक्त अप्लाई करना है। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जाम में अभी 20 से या फिर 20 से ज्यादा दिन का भी समय है, या ये मैं कह सकता हूं कि 30 दिन का, यानी कि एक महीने तक का भी उनको समय मिल जाएगा, क्योंकि मार्च एंड तक तो कम से कम ये परीक्षा आपकी होने ही वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझे। देखिए, पहला मेथड है हमारा इंडिविजुअल मेथड। अब ये इंडिविजुअल मेथड क्या है, देखिए हमने करना क्या है कि मैक्सिमम जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो है जीके में, ठीक है, जीके या जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है उसमें, या फिर जीएस में, ठीक है। दूसरी बात करूं, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ सवालों में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रीजनिंग में भी सेम आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कुछ टॉपिक्स में हो सकती है या कुछ लिमिटेड सवालों के अंदर आपकी प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम इस पर कमांड कर लेते हैं तो हमारा जो स्कोर है डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने, मैं फॉर एग्जांपल जीके जीएस से ही आपको समझा देता हूं कि आपको डिस्क्रिप्टिव वे में तो अब नहीं पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव का तो अब समय नहीं रहा है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है वो या तो एमसीक्यूज तैयार करने हैं या फिर वन लाइनर करने हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो पर्टिकुलर कुछ परफेक्ट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, तो वो उसमें आपका ज्यादा समय लगेगा भी नहीं भाई, 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर कोई भी टॉपिक आप तैयार कर लेंगे। क्लियर। अब आपको एमसीक्यूज तैयार करने हैं या वन लाइनर जो तैयार करने हैं, उनका जो मेन स्ट्रैटेजी है वो क्या काम करने वाली है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, आपने ये कोशिश करनी है कि एक दिन के अंदर अपना एक सेट कर लेना है टाइम टेबल। एक टाइम टेबल आप सेट कर लेंगे, ठीक है, कि मुझे आज 3 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे जो भी है वो मुझे केवल जीके और जीएस को ही देना है। क्लियर। अब इसमें आपने एक ये भी सेट कर लेना है कि आज का मेरा टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि आज मुझे 200 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, या 300 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, या 500 क्वेश्चन तैयार कर लेने। ये आपको अपनी एफिशिएंसी के ऊपर है कि आप जो समय आपने जितना टाइम टेबल सेट किया है उसके हिसाब से आप उस दौरान कितना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। सब टेक्निकली बातें कर रहा हूं, कुछ हवाई फायर यहां पर नहीं कर रहा हूं। अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा, और अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर यहां पर इंक्रीज होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 200 क्वेश्चन ही अपने लिए चूज किए, तो या तो इनको 40-40 के 5 सेट बना लीजिए, 5, ठीक है, या फिर 50-50 करके आप इनको 4 सेट में डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे आज इतने क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो आपने इन 40-40 क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ना, बारी बारी से अलग अलग टाइम स्लॉट में, ठीक है। मान लीजिए मॉर्निंग में आपने तैयार किया, ठीक है, 1 घंटा या आधे घंटे का समय दे दिया अपना, जितने में भी आप 40 क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखिए यहां पर मैं बात एफिशिएंसी से
ही रिलेटेड कहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को याद करने में काफी समय लगता है। हालांकि उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन ये होता है कि किसी भी चीज को जब हम तैयार करते हैं, अगर हम पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयार करते हैं, केवल हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई पे है, तो वो चीज उतनी ही आसानी से उतने ही कम समय में पॉसिबल हो जाती है। तो वही है कि 40-40 क्वेश्चन के हिसाब से आप इनको 4 या 5, 50-50 के हिसाब से, उसी हिसाब से आप इसको टाइम स्लॉट में बांट दीजिए। सुबह का टाइम दे दीजिए, फिर दोपहर का दे दीजिए, इवनिंग में दे दीजिए, रात में दे दीजिए, और कोई टाइम मिलता है उस टाइम आप इसको अलग अलग टाइम स्लॉट में तैयार कीजिए। इससे आपका कम समय में पूरा जो आपने पूरे दिन का जो टाइम टेबल सेट किया था और जो आपने अपने आप को एक टारगेट बनाया था कितने क्वेश्चन मुझे तैयार करने हैं, वो आप पॉसिबल कर पाएंगे। बच्चे यहाँ पर 500 क्वेश्चन कर सकते हैं तो 500 भी आप कर लीजिए। आप 100 के हिसाब से अगर कर सकते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में, तो आप 100 क्वेश्चन तैयार कीजिए। ठीक है, यहां से इस काम को करने से आपकी नींव मजबूत होती चली जाएगी। यानी कि डेली डे बाय डे अगर 200-300 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो 10 दिन के अंदर आप 2,500-3 हजार क्वेश्चन तक तैयार कर लेंगे। वही 20 दिन में आप 5 से 6 हजार क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई आपकी नींव मजबूत की बात। सेम यही प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं मैथ्स में। भाई मैथ्स में आपका पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, जो भी आपको समस्या देता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप एक बार बैठकर तसल्ली से काम कर सकते हैं। वैसे ही रीजनिंग में पजल टेस्ट है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है, तो इस तरह के सवाल है, या कैलेंडर है, तो उन पर भी आप पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पर जाकर गहन अध्ययन के साथ काम कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक से अगर कोई सवाल पूछा जाता है फिर आपकी कोई समस्या वहां पर ना बचे। ठीक है, ये तो रहा हमारा इंडिविजुअल वाला मेथड कि इंडिविजुअल मेथड क्या करेगा, हमारी जो है जो भी प्रिपरेशन है उसको एक ठोस नींव प्रदान करेगा। भाई हम कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना ले, 5 माले, 10 माले, 20 माले, 50 माले की बिल्डिंग बना ले, 100 मंजिल की हम बिल्डिंग बना ले, लेकिन जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी ना, तब तक वो टिक नहीं पाएगी, है ना। कोई हल्का फुल्का सा भी तूफान आ जाएगा, तूफान तो नहीं, भूकंप आ जाएगा तो वो धाराशायी हो जाएगी। क्लियर, आपने बहुत सुना भी होगा आसपास के क्षेत्रों में कि बिल्डिंग गिर गई, फलाना बिल्डिंग। तो वही है कि हमारी नींव हमारी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत करने का काम ये इंडिविजुअल मेथड करता है। फिर आते हैं हम अपने यूनिवर्सल मेथड। अब यूनिवर्सल मेथड किस बेस पे काम करता है, देखिए आपने करना क्या है, डेली के डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। जी हाँ, डेली क्या करना है, आपने डेली एक मॉक टेस्ट आपको यहां पर लगाना है। एक मॉक टेस्ट, ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं जी मैं 3 लगा लेता हूं, कुछ कहते हैं मैं 2 लगा लेता हूं। भाई ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक लगाइए, लेकिन जैसे मैं बताता हूं उस तरीके से लगाइए। आपने 1.5 घंटे का टाइम सेट किया, 90 मिनट का, आपने एक मॉक टेस्ट लगाया। ठीक है, उस मॉक टेस्ट में आपने 60 क्वेश्चन तो ठीक किए, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपने गलत किए और 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ठीक है, ये हो गए आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके सही हो गए। अब समस्या आपकी 20 तो गलत वालों की है और 20 जो अटेम्प्ट नहीं किए उनकी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने गलत कौन कौन से क्वेश्चन किए। क्या वो जीके के क्वेश्चन है, क्या वो जीएस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन है, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब आपको उस तह पर जाना है कि ये 20 क्वेश्चन हमने किस वजह से किए। क्या हमारी कोई स्लीप मिस्टेक थी, क्या हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ। उसकी मेन वजह पर आपको जाना है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उसकी मेन वजह पर जाना है। कई बार क्या होता है, मैथमेटिक्स में सवाल हम गलत पढ़ लेते हैं, उससे हमारा सवाल गलत हो जाता है। रेशियो के सवाल में मैक्सिमम ये गलती होती है। आना था 9:16 आंसर, आपने लगा दिया 16:9। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना है। केवल इसमें तो केवल पढ़ने का ही ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना आप। अगर 2 से 3 सवाल केवल पढ़ने की वजह से आप गलत कर रहे हैं तो उसको तो आप इंप्रूव कर सकते हैं ना, उसमें तो आपको मेहनत ही नहीं करनी। केवल क्वेश्चन को जब टेस्ट देते हैं उसको थोड़ा केयरफुली पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी आपको यहां पर यह भी देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल ज्यादा गलत हुए हैं। ठीक है, तो वही हमें फिर इंडिविजुअल मेथड में जाकर उस टॉपिक पर ध्यान देना है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल गलत किया, या एवरेज का सवाल गलत किया, या टाइम एंड वर्क का सवाल गलत किया।
तो उसको इंडिविजुअल मेथड पे जाकर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि अगला जब मॉक टेस्ट लगाए तो आपका फिर वो टाइम एंड वर्क या एवरेज या प्रॉफिट एंड लॉस का वो सवाल आपका गलत ना हो, या उससे संबंधित कोई भी सवाल उस टॉपिक से आता है फिर आपका गलत ना हो। ठीक है, तो 20 सवालों पर आपको ऐसे बारी बारी से काम करना है, और जब आप ऐसे कर लेंगे तो मैं मानता हूं नेक्स्ट पेपर में आपकी सेम गलती तो नहीं होने वाली है। अब जो गलती होगी वो आपकी कोई डिफरेंट अलग होगी, और यही हमारे लिए फायदा है, क्योंकि डे बाय डे अगर हम पुरानी गलतियों को खत्म करते जाएंगे और नई गलतियां हमारे सामने आएंगी, तो ओवरऑल जब हम 10 सेट 15 सेट या 20 सेट लगा चुके होंगे तो मैं मानता हूं ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम है गलत करने वाली वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। अब हमारा दूसरा काम यह है कि हमने जो 20 क्वेश्चन स्किप किए थे, जो छोड़ दिए थे, उनमें ये देखना है कि वो किन टॉपिक से क्वेश्चन है। क्या वो जीके के क्वेश्चन है, क्या वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, क्या वो मैथ्स के क्वेश्चन है। तो यहां पर भी आपको इंडिविजुअल जाकर उनको तैयार कर लेना है। मान लीजिए आपने मौर्य साम्राज्य के किसी सवाल को छोड़ दिया, तो देखिए मौर्य साम्राज्य में हमने किस तरह का सवाल को छोड़ा है। ठीक है, या हमने यूएनओ से रिलेटेड किसी संस्था का कोई सवाल पूछा, तो वो आपको यहां पर तैयार कर लेना है। मान लीजिए आप WHO पढ़ रहे हो, तो WHO की फुल फॉर्म जरूर से पढ़ो, WHO की स्थापना कब हुई उसको पढ़ो, WHO के प्रेसिडेंट कौन है उसको पढ़ो। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म पढ़ ली हमने, और उसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब इसकी स्थापना हुई। तो ये सारे 4-5 पॉइंट आप हमेशा तैयार करके चले जब भी आप किसी भी संस्था को या किसी भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, ताकि उससे इंटररिलेट करता हुआ अगर कोई सवाल आपकी परीक्षा में आता है तो फिर वो सवाल आपका गलत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप डे बाय डे, जैसे मैंने बताया है भाई, पढ़ाई आप कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका जो पढ़ने का जो तरीका है ना वो सही नहीं होगा, तभी आप स्कोर नहीं कर पा रहे। मेरे पास रोज बच्चों के सवाल आते हैं कि सर 50 है, 55 है, 60 का स्कोर है, 65 का स्कोर है, इंप्रूव नहीं हो रहा। तो इंप्रूव तो इसलिए नहीं हो रहा ना क्योंकि आप उस पर काम नहीं कर रहे, आप वही पुराने पैटर्न पर उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं जैसे अब से 6 महीने से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने अपने अंदर इंप्रूव क्या किया, समझ रहे ना मेरी बात को। तो इंप्रूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर आप 65 की तैयारी वाले स्टूडेंट हैं तो मेरा मानना यह है कि 10 दिन के बाद आपका स्कोर 70 प्लस होना चाहिए, उसके 10 दिन बाद आपका स्कोर यहां पर 75 प्लस वाला हो जाना चाहिए, और उसके 10 दिन बाद आपका स्कोर 80 प्लस वाला भी हो जाना चाहिए। और इसी तरह से कुछ बच्चे ग्रोथ तेजी के साथ कर सकते हैं तो 90 प्लस तक के भी स्कोर की यहां पर उम्मीद बिल्कुल रख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड, इंडिविजुअल मेथड और यूनिवर्सल मेथड, अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप डेफिनेटली इन पर काम करेंगे। अभी भी किसी के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। मुझे लगेगा कि अगर उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी जाए तो वीडियो के जरिए मैं आपको जरूर से आंसर दूंगा। तो आज की वीडियो बस यही सब था, आपको यही बताना था कि कैसे आप अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ हमेशा की तरह जैसे आप करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, गुड डे।